हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप थ्योरी का दूसरा लेक्चर। देखिए, एज ए स्टूडेंट एक बात आपको समझ लेना चाहिए। जब भी आप अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर को, तो आप उतना ही वेटेज थ्योरी को दीजिए जितना आप प्रैक्टिकल को देते हैं। यदि आप थ्योरी को वेटेज नहीं देते हैं तो आप भी उस रटने वाले स्टूडेंट्स के कैटेगरी में आ गए हैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उसका रीज़न उनको नहीं पता होता है। ठीक है ना? तो ये गलती आप ना करिए तो आपके लिए बेटर होगा। ये फ्यूचर में जो चैप्टर्स हैं बहुत लॉजिकल होंगे और एज ए सीए स्टूडेंट्स आपको हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअली लेकर के चलना चाहिए। ठीक है? वो रट करके आप इस कोर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर पार्टनरशिप थ्योरी का। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और भी तमाम सारी बातें। आज उसी का सेकेंड लेक्चर है। इसके बाद पार्टनरशिप से रिलेटेड यदि कोई एमसीक्यू होगा थ्योरी से रिलेटेड तो आपका वो थ्योरी कवर हो जाएगा या जो भी कॉन्सेप्चुअल इशू आते हैं वो आपको नहीं आएगा। आइए देखिए, सबसे पहले दो टाइप्स के पार्टनरशिप होते हैं, एक पार्टनरशिप एट विल और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखिए, दो पार्टनरशिप ज्यादातर प्रैक्टिस किए जाते हैं इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में, और खासकर इंडिया की बात करें तो इंडिया के रेस्पेक्ट में ये दो टाइप्स के पार्टनरशिप जनरली प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो एक क्या है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब पता ही है आपको, ये कंसेंट पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी पार्टनर है तो ए बी के बीच में जब तक रिलेशन अच्छा है तब तक वो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज जिस दिन वो बिगड़ गया तो उस दिन पार्टनरशिप डिसॉल्व, खत्म माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार पार्टिकुलर पार्टनरशिप होता है, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है ना, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ये पार्टनरशिप। ये डिपेंड करता है, ये तो विल वाला तो डिपेंड करता है विल ऑन द पार्टनर्स, पार्टनर के विल पे डिपेंड करता है कि कब तक ये इसको एग्जिस्ट करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। और लेकिन जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है इट इज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसका एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब कहिएगा सर पार्टनर बिजनेस में फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो देखिए होता क्या है, जनरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, एग्जांपल के तौर पे कई ऐसे जो बिजनेसमैन हैं वो ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में लगे हुए होते हैं, या कई ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ए बी है और ये दोनों ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, तो आपको तो पता है एक टाइम के बाद ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने वाला है। तो होगा क्या, जैसे ही ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा या जो रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, इसके बाद ये पार्टनरशिप डिसॉल्व्ड मान लिया जाएगा, मतलब वो खत्म मान लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दोनों टाइप के पार्टनरशिप एग्जिस्ट किए जाते हैं और दोनों पार्टनर्स के विल पे डिपेंड करता है। जब भी ऐसा होता है तो दोनों एक दूसरे से कंसेंट लेकर के काम करते हैं। दूसरा, सर पार्टनर्स का भी टाइप होता है, पार्टनर्स का भी टाइप होता है। देखिए इसमें कई पार्टनर्स हैं। सबसे जो पहला पार्टनर है, अच्छा देखिए आप थोड़ा सा यदि लॉजिक लगाएंगे ना तो खुद ये कैटेगराइज हो जाएगा आपके माइंड में। जैसे देखिए, अब पार्टनरशिप में मान लीजिए चार पार्टनर है, ठीक है, पार्टनरशिप में मिनिमम तो 2 पार्टनर हो ही सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने, मान लीजिए एक पार्टनरशिप है जिसमें 4 पार्टनर है। अब एक बात आपको भी पता है कि सबके पास जरूरी नहीं है कि टाइम होगा जो बिजनेस का मैनेजमेंट संभाल पाए, तो सबके पास टाइम नहीं होगा, तो होगा क्या, किसी के पास तो टाइम होगा। अब उसमें से यदि किसी के पास टाइम नहीं है तब तो मैनेजर काम करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे एक पार्टनर है जिसके पास टाइम है, वो बोल रहा है कि हम कंपनी जो फर्म है इसका मैनेजमेंट हम देखेंगे, तो ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे, एक्टिव पार्टनर। द पार्टनर हु पार्टिसिपेट्स इन द डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो डे टू डे का जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। और इसी पार्टनर को फुल फ्लेज्ड पार्टनर भी बोलते हैं। फुल फ्लेज्ड पार्टनर जो रियल पार्टनर है, मतलब वो रजिस्टर में भी पार्टनर है, पार्टनरशिप के डीड में भी पार्टनर है और बिजनेस में दिखता भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, फुल फ्लेज्ड पार्टनर। दूसरा पार्टनर नाम है स्लीपिंग पार्टनर।
स्लीपिंग पार्टनर इसीलिए बोला गया कि ये पार्टनर तो है लेकिन बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्लीपिंग पार्टनर। बाकी सारा पार्टनर का जो फीचर है इनमें भी होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट में ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, लॉस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारा चीज होगा, तो इनको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, या कई कई बार इसको डोरमेंट पार्टनर भी बोला जाता है। दूसरा है पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। देखिए ये एक अलग टाइप का पार्टनर है। देखिए पार्टनरशिप जो एक्ट है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग गवर्न किए जाते हैं, तो एक लॉ इसके पीछे है। और जैसे ही पार्टनरशिप का नाम आप लेते हैं तो दो से ज्यादा लोग इसमें हैं। अब दो से ज्यादा लोग हैं तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। आइए इस टाइप्स ऑफ पार्टनर को हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ए बी दो पार्टनर है, ठीक है, और इसका एक कॉमन फ्रेंड है सी, ठीक है, इसका एक कॉमन फ्रेंड कौन है, सी। अब ए बी का जो पार्टनर है, ए बी का जो पार्टनरशिप है, बिजनेस है, वो बहुत रेपुटेटेड है अपने एरिया में। अब सी क्या बोल रहा है कहीं जा करके कि ए बी एंड फॉर्म जो है ना उसमें हम भी पार्टनर है। अब सी के बोलने पे कुछ लोग क्या करते हैं ना, ए बी एंड फॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उनको हो जाता है लॉस, या फॉर्म को हो जाता है लॉस। तो उस केस में पार्टनरशिप लॉ बोलती है कि सर आप सी जो है ये पार्टनर नहीं है, लेकिन मान लीजिए कुछ देर के लिए पार्टनर, इसको डीम्ड पार्टनर आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डीम्ड पार्टनर। डीम्ड पार्टनर, ये डीम्ड पार्टनर हो गए सर, ये डीम्ड पार्टनर हो गए। मान लिया जाएगा कुछ देर के लिए पार्टनर, कब तक के लिए, जब तक लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। लॉस में इनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो इनके कारण जो लॉस हुआ है उसमें इनको पार्टिसिपेट करना होगा, और इसके बाद फिर ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, इसके बाद फिर ये पार्टनर नहीं रहेंगे। मतलब लायबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए इनको कुछ देर के लिए पार्टनर मान लिया गया। इज इट वेरी क्लियर। दूसरा, यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट है ओनली फॉर प्रॉफिट पार्टनर। देखिए कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं, जो गारंटीड पार्टनर होते हैं। वो जब पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है या जब उनका एडमिशन होता है उसी टाइम पे वो कंडीशन रखते हैं कि हम किसी भी टाइप के लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप हमको एज ए पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं तो कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो ऐसे इस टाइप के पार्टनरशिप क्या बोलते हैं, ओनली फॉर प्रॉफिट पार्टनर। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं ओनली फॉर प्रॉफिट पार्टनर। ये फुल फ्लेज पार्टनरशिप में नहीं है, क्यों, क्योंकि लॉ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लॉस में। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर। देखिए ऐसे माइनर पार्टनर नहीं होता है, ठीक है, माइनर को पार्टनरशिप एक्ट कहीं भी पार्टनर नहीं बोला है, माइनर बेनिफिशियरी होता है। क्या होता है, माइनर बेनिफिशियरी होता है। ये कंपनी, ये पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए बेनिफिशियरी के तौर पे काम कर सकता है, मतलब ये इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन ये लॉ किसी टाइप के लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए माइनर बहुत खतरनाक होता है पार्टनरशिप में, ठीक है ना। दो तीन इंटरेस्टिंग बातें आपको माइनर के बारे में बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यदि माइनर फॉर्म को लोन दिया है, ठीक है, और फॉर्म उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है या टाइम पे लोन अमाउंट रीपे नहीं कर रही है, तो माइनर सूट फाइल कर सकता है फॉर्म के अगेंस्ट में। लेकिन यदि माइनर रोल लिया है फॉर्म से और माइनर पेमेंट नहीं कर रहा है लोन का फॉर्म को, तो उस केस में आप माइनर पे केस नहीं कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो माइनर को कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता। वो मानता है कि एक माइनर कहीं से भी एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करिए। यदि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके लिए लायबल आप होंगे, ना कि पार्टनर, ना कि वो माइनर। क्लियर है, तो ये दिमाग में बात रखेंगे। तो माइनर क्लियर है, माइनर पार्टनर। एक दो और बातें हैं माइनर के बारे में। देखिए माइनर जैसे ही मेजर वाला एज अटेन कर लेता है तो उसके 6 मंथ्स के अंदर उसको बता देना है पार्टनरशिप को कि सर हम एज ए पार्टनर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या नहीं। यदि वो कंटिन्यू कर रहा है एज ए पार्टनर तो आपको एक बात याद रखना है कि उसके कारण जितना प्रीवियस लॉस हुआ है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। मतलब माइनर जब भी माइनर था अब मेजर हो गया है तो 6 मंथ्स के अंदर में वो फॉर्म को बता दिया है, अब वो हो गया नॉर्मल पार्टनर।
तो अब उसके द्वारा जो पुराने एक्ट किए गए हैं जिससे फर्म को लॉस पहुंचा है, तो उसको उसके लिए भी उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया। एक पार्टनर और है जिसका नाम हम नहीं लिखे हैं, सब पार्टनर, जिसको पार्टनर ऑफ अ पार्टनर भी बोला जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ए बी पार्टनर है, ठीक है, ए बोल रहा है कि एक मेरा फ्रेंड है सी, हम उसको पार्टनरशिप में एडमिट करना चाह रहे हैं, बी बोल रहे हैं हम अग्री नहीं करते, ठीक है। तो ए क्या किया ना, सी से पैसा ले लिया और बोला कि चलो ठीक है हम अपने प्रॉफिट के शेयर में से तुमको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। अल्टीमेटली पार्टनर तो वो है ही, लेकिन वो ए उसके लिए लायबल है, वो किसी टाइप के लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है? वो उसके लिए आप बाइंडिंग, उसको आप बाइंड नहीं कर सकते। तो ये सब पार्टनर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको पार्टनर ऑफ अ पार्टनर भी बोला जाता है, तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। दूसरा, अब आ जाते हैं थोड़ा कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। देखिए एक नोट है, उसको हम पहले क्लियर करवा देते हैं। देखिए ये नोट्स है, ये नोट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल नॉट अप्लाई ऑन एलएलपीज। देखिए पार्टनरशिप एक एलएलपी होता है, पार्टनरशिप का ही, पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। तो इस अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण होता क्या आप भी जानते हैं कि पार्टनरशिप में रॉन्ग एक्ट कोई और किया है और उसका जो कंपनसेशन है वो सबको भरना पड़ता है। इस लिमिटेशन से बचने के लिए एक लॉ पास किया गया और एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। लेकिन कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सर इस पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा क्या, तो नहीं, इसका एक सेपरेट एक्ट है, एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 2008 का उसका एक्ट है और वो एक अलग है, सीए फाउंडेशन के सिलेबस में आपको उसका लॉ पढ़ना है, ठीक है। तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ डीड। अब पार्टनरशिप डीड है, उसका कंटेंट क्या होता है, आखिर पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लिखी हुई होंगी जो कि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होने से बचाएगा। तो देखिए सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म का नेम है वो लिखा हुआ होगा। दूसरा नेम ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नेम एंड डिटेल्स होगा। नेक्स्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, कैपिटल कौन पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट किया है। ड्रॉइंग्स होगा, कौन पार्टनर कितना विड्रॉ करेगा अमाउंट या किया है वो। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग। देखिए पार्टनर्स लोन दे, पार्टनर्स कैपिटल लगाता है फॉर्म में, तो उसको इंटरेस्ट मिलता है उस कैपिटल पे। क्लियर है ना? तो उस इंटरेस्ट, उसका रेट क्या होगा वो भी मेंशन होता है पहले से ही। ड्राइंग का रेट क्या होगा वो भी मेंशन होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो भी मेंशन होता है। अब दिमाग में कई बच्चे, सर लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं होता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऐसे लिखाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन यदि लॉस होगा तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा उसी में वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो यही अब हो गया लॉस शेयरिंग रेशियो, अब इसी में लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दूसरा आर्बिट्रेशन क्लॉज। देखिए ये नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा, आप इसको जानिए। देखिए पार्टनरशिप लॉ तो है ही, कोई डिस्प्यूट्स होता है तो इसके अकॉर्डिंग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कोर्ट, मान लीजिए दो पार्टनर है ये दोनों और ये भी बोल रहा है कि नहीं हमको कोर्ट नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च होता है, टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है ना, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो हम कोर्ट नहीं जाना चाह रहे। अदर देन कोर्ट कोई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का प्रोसेस है क्या? यस। तो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट है 1996 का, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड यदि कोई डिस्प्यूट्स है तो आप उसको अदर देन कोर्ट, जो मान लीजिए जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कॉमन रिलेटिव्स हैं, कॉमन कोई फ्रेंड है, उसके थ्रू आप डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, एक स्पीडी डिस्पोजल ऑफ के लिए। तो इसलिए ये आर्बिट्रेशन क्लॉज आप पहले ही डीड में मेंशन कर दीजिए कि पार्टनरशिप में, हमारे पार्टनरशिप में यदि कोई डिस्प्यूट्स अराइज होगा तो फला फला आदमी इस डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन करेगा। नेक्स्ट है अदर, हाँ, तो इसके बाद यदि अदर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये 2 लेक्चर हो गए थ्योरी पे कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रैक्टिकल पे मिलेगा, तो आई होप इससे पार्टनरशिप थ्योरी से रिलेटेड आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। यदि इससे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई। थैंक यू सो मच।